हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल माई एजुकेशन ड्रीम पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, यूजी नेट पेपर 1 में जो रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट है वो काफ़ी बड़ी है। तो आप उसी यूनिट में जैसे सिलेबस देखेंगे तो आपको एक शोध नैतिकता यानी कि जो हम रिसर्च करते हैं तो उसका जो प्रोसेस होता है उसके दौरान हम नैतिकता बनाए रखें और एक सिस्टमेटिक ढंग से जो शोध कार्य को करे। और उसमें ही एक सब पार्ट होता है साहित्यिक चोरी यानी कि प्लेगरिज्म। तो इन्हीं चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे कि क्या होता है 2018 प्लेगरिज्म जो रेगुलेशन आया था। और वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे हम अपने जो रिसर्च पेपर या फिर कुछ थीसिस वगैरह होती है उनको चेक करने के लिए कि हमारा जो आइटम है, रिसर्च आइटम जो हमने थीसिस या फिर कोई प्रेजेंट रिसर्च पेपर या फिर आर्टिकल प्रिपेयर किया वो कितना प्लेगरिज्म से मतलब जो उसकी हमारी सिमिलरिटी तो नहीं है, किसी से मिलता जुलता है, फिर कॉपी तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, तो इसी सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, जैसा कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शोध नैतिकता क्या है। देखिए, शोध नैतिकता होती क्या है कि जो शोध के हर पहलू में नैतिक सिद्धांतों को शामिल करती है। इसमें शोध की योजना, संचालन और रिपोर्टिंग में नैतिकता सिद्धांतों का पालन करना शामिल है। यह शोधकर्ताओं के लिए शोध में भाग लेने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा करने, डेटा के साथ ईमानदारी से काम करने और वैज्ञानिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के बारे में है। देखिए, आपको इसका कीवर्ड्स देखने हैं कि जो जो शोध नैतिकता होती है कि जो रिसर्चर अपने कार्य में जिन लोगों की जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके, और जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं और जो हमारी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है उसी में होता है कि उन सभी चीज़ों के साथ हम नैतिकता बनाए रखें। ठीक है, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि यह जो शोध में भाग लेने वाले लोगों को के अधिकारों की रक्षा करता है। यानी कि हमें जब हम शोध कार्य करते हैं तो हमारे जो रिसर्च कार्य करते हैं उसमें जो पार्टिसिपेट लोग करते हैं, कोई हम सर्वे करते हैं तो उसमें जो व्यक्ति होते हैं तो हमको उनके अधिकारों की भी को ध्यान में रखते हुए शोध कार्य अपना करना होता है। तो ये शोध नैतिकता ही कहलाता है। और उसमें हम डेटा के साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं, यानी कि हम कोई भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम ये नहीं है कि अनैतिकता फैला रहे हैं या फिर कोई गलत सोर्स से हम अपनी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो हमको वहाँ पर जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं या फिर कोई हम डाटा के साथ कोई कार्य करते हैं तो हम उस समय पर भी नैतिकता का खास ध्यान रखते हैं कि जो हम डाटा यूज़ कर रहे हैं उनके साथ ईमानदारी का परिचय दें। ओके फ्रेंड्स, और हम वैज्ञानिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखें, यानी कि हम एक जब शोध कार्य करें कि तो उसमें साइंटिफिक प्रोसेस की जो सभी कंडीशंस होती हैं उनको बनाए रखें, उनको उल्लंघन ना करें। तो फ्रेंड्स, यही एक शोध नैतिकता होती है कि हम डाटा वगैरह के साथ एक ईमानदारी का परिचय दें, बिना किसी जो ये इलीगल होते हैं या फिर हम अनैतिकता न उसमें फॉलो करें, बल्कि एक सिस्टमेटिकली नैतिकता को फॉलो करें। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई शोध नैतिकता। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि जो साहित्यिक चोरी का होते हैं। देखिए, ये एक निगेटिव वर्ड होता है साहित्यिक चोरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी दूसरे के काम को बिना उचित सिरे दिए उपयोग करना यह गंभीर अपराध है जो अकादमिक और पेशेवर दुनिया में गंभीर परिणाम दे सकता है। इसमें किसी और के शब्दों और कलाकृति का बिना अनुमति का उपयोग करना शामिल है। देखिए, जो साहित्यिक चोरी क्या होती है, जब हम रिसर्च करते हैं तो हम जब अपने रिसर्च कार्य करते हैं तो हमारे रिसर्च से संबंधित जो पहले कार्य हो चुका है या फिर कोई बुक होती है या फिर कोई हम हम जब रिसर्च करते हैं उनसे रिलेटेड कोई कंटेंट होगा तो हम उसको अपने रिसर्च कार्य में यूज़ करते हैं। लेकिन यूज़ हम कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उस चीज़ का
रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, जो एक बिब्लियोग्राफी रेफरेंस अंदर एक ग्रंथ सूची होती है, जो एक जब हम रिसर्च करते हैं तो उसका उसका एक पार्ट होता है। तो अगर हम उसको उचित श्रेय या क्रेडिट नहीं दे रहे हैं तो एक वो अपराध या फिर साहित्यिक चोरी मानी जाएगी कि भाई तुमने हमारे कंटेंट को चोरी किया है और आप एक अपराध कर रहे हैं, जो कि एक गलत बात है। कि देखा होगा आपने, जब हम कोई बुक वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें एक होता है कि हमने ये चीज़ यहाँ से ली हुई है, ठीक है। तो उसको क्रेडिट देना जो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने क्रेडिट नहीं दिया तो साहित्यिक चोरी हो जाएगी आपकी, ठीक। आपके साथ आपके आपके ऊपर कार्रवाई होती है अगर आप क्रेडिट नहीं देते। उसके भी अलग अलग लेवल होते हैं, आगे बात करेंगे कि कितने परसेंट का क्या क्या दंड होते हैं, फिर किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है अगर हम साहित्यिक चोरी करते हैं। तो यही होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को हम काम को बिना उचित श्रेय दे उपयोग करें। किसी हम कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम उसका श्रेय या फिर क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, तो एक साहित्य चोरी की कैटेगरी में आता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी एक समरी होगी कि साहित्यिक चोरी होती क्या है, ठीक है। तो एक जैसा कि एक साहित्यिक चोरी होती है तो उसको एक 2018 में एक वो आया था यूजीसी रेगुलेशन फॉर प्लेगरिज्म, यानी कि साहित्य चोरी करते हैं तो वो एक वो रिपोर्ट आया था, मतलब एक रेगुलेशन आया था कि अगर प्लेगरिज्म की कैटेगरी में आते हैं तो उसमें एक नए नए लेवल हैं, 4 लेवल दिए गए हैं जिसकी भी आगे बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं ये है क्या, यूजीसी रेगुलेशन प्लेगरिज्म 2018 ये है क्या, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। इस विनियम में साहित्यिक चोरी को परिभाषित किया गया, साहित्यिक चोरी की रोकथाम के उपाय बताए गए हैं और साहित्यिक चोरी के लिए दंड निर्धारित किए गए। देखिए, अगर ये 2018 प्लेगरिज्म रेगुलेशन जो आया था ये था कि इसमें क्या होता कि जो इसमें एक साहित्यिक चोरी को डिफाइन किया गया था कि भाई क्या साहित्यिक चोरी होती है, किन किन चीज़ों को हम साहित्यिक चोरी के अंडर कंसिडर करते हैं कि क्या साहित्यिक चोरी वाकई में है या नहीं है, ठीक है। तो और उसमें ये केवल इसमें दंड निर्धारित नहीं किए थे, बल्कि इसके साथ इसमें जो प्लेगरिज्म चोरी होती है उसकी रोकथाम के लिए उपाय बताए गए थे, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें क्या कहा था। 2018 का जो रेगुलेशन प्लेगरिज्म था इसके बारे में क्या क्या था। देखिए, इसमें 4 लेवल दिए गए हैं, लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। तो इन तीनों लेवल की अलग अलग कंडीशन होती हैं कि कब कौन सा लेवल अप्लाई होता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं जो लेवल 1 होता है, ठीक है, यानी कि जो ये मतलब लेवल शून्य शून्य लेवल होता है, ठीक है। तो ये होता है क्या है, देखिए इसमें इस स्तर पर आमतौर पर न्यूनतम समानता शामिल होते हैं, अक्सर 10% तक, यानी कि जो ये होता है लेवल 0 होता है, ये 0 से ये मिनिमम 10% तक, जो अगर आपका कंटेंट 10% तक सिमिलर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दंड नहीं दिया जाता, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि आमतौर पर आपको कोई दंड नहीं दिया जाता अगर आपको 0 से 10 लेवल के परसेंट के अंडर आप आते हैं, जो कि लेवल 0 के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि जो अपना लेवल लेवल 1 है, तो जो लेवल 1 है इसमें क्या है कि यह स्तर 0 की तुलना में समानता की उच्च डिग्री को इंगित करता है, यानी कि जो लेवल 0 से उससे ऊपर अगर लेवल होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है 10 से 40% की अगर सिमिलरिटी होती है तो आपको लेवल 1 की कैटेगरी में ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका आप देख लो कि अगर आप 10 से 40% आपका जो कंटेंट है मिलता जुलता है तो आपको क्या दंड मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर काम को फिर से जमा करने की आवश्यकता होती है। आई थिंक ये इसमें क्या होता है कि आपको 6 महीने दिए जाते हैं कि आप अपनी थीसिस या अपने उसको दोबारा से सबमिट करें। इसमें टाइम दिया जाता है कि अगर आपकी जो वो होता है कंटेंट अगर सिमिलर है 10 से 40%, तो आपको ये टाइम दिया जाता है कि आप दोबारा से रिसबमिट करें। ओके, नेक्स्ट है लेवल जो लेवल 3 यानी कि स्तर 2 होता है, मतलब लेवल 3 होता है। इसमें क्या होता है कि यह स्तर मूल पर यह देखिए ये कंक्लूजन है कि 40 से 60%, ठीक है।
तो आपको अगर कंटेंट आपका 40 से 60% के बीच सिमिलर, तो ये थोड़ा ओवर होता है, उसमें 6% होती है, लेकिन इसमें 6 वर्ष, इसमें सॉरी 1 वर्ष जैसे अवधि के काम पर, मतलब इसमें जो एक तरीके से सजा होती है वो एक वर्ष तक होती है। तो सजा नहीं, इसमें 1 वर्ष तक जो आप कंटेंट हो दोबारा सबमिट कर सकते हैं। ये देखिए, ये 2 टाइप होता है, इसमें फैकल्टी के लिए अलग से कैटेगराइज किया हुआ है और रिसर्च स्कॉलर के अलग से किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद है जो है नेक्स्ट लेवल है लेवल 4 जो है, ठीक है, यानी कि स्तर 3। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप 60 से अधिक अगर आपका कंटेंट सिमिलर रहता है तो उसमें क्या होता है, ये थोड़ा एक क्रिटिकल केस हो जाता है। इसमें आपकी जो पीएचडी प्रोग्राम होता है उसका जो रजिस्ट्रेशन वो रद्द हो जाता है अगर आपका जो कंटेंट है 60% से अधिक होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सबसे गंभीर लेवल होता है। तो आई होप कि आपको लेवल समझ में आ गए। देखिए ये इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि 0 1 2 3, ये कि आप समझेंगे 3 स्तर, ये 4 स्तर होते हैं। लेवल 0, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और हो सकता है आपको एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए। आप एनटीए घुमा फिरा कर थोड़ा क्वेश्चन करता है, वो डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछता कि 40 से 60% कौन सा लेवल में आता है। वो ऐसे पूछ सकता है कि एक कोई रिसर्चर है, ओके, और उसकी जो कंटेंट है वो 35% सिमिलर हो गया है, तो वो किस कैटेगरी, कौन से लेवल की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा, और उसका जो टाइम पीरियड है, उसका दंड जो होता है उसमें वो कौन सा लेवल है जिसमें इतने परसेंट की सिमिलर होने पर क्या होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एनटीए। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कि कौन सा लेवल कितने टाइम पीरियड का होता है और कितनी सिमिलरिटी के साथ इसका जो पीरियड होता है कि इतने परसेंट सिमिलर है आपका कंटेंट, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि अब अगर जो प्लेगरिज्म है वो कितना परसेंट है या है भी, तब कितना परसेंट सिमिलर, तो उसको चेक करने के लिए क्या प्रोसेस होता है। देखिए अगर जो जो प्लेगरिज्म चेक करने के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो हमने कुछ जो प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर उनको यहाँ पे ऐड किया है, जो कि है जैसे कि ग्रामली एक फेमस सॉफ्टवेयर है जिससे हम प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं कि कितने परसेंट हमारा कंटेंट सेम है या फिर कितना सिमिलर हमारा जो कंटेंट है वो है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यू टेक्स्ट, और आगे कॉपीलैक्स एंड टर्निटिन एंड स्क्राइबर एंड प्लैग स्कैन। देखिए काफ़ी सारे प्लेगरिज्म इस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इनकी संख्या काफ़ी है। अगर आप ये मतलब आपको अब तो मतलब एक मतलब 4 ऑप्शन दे देते हैं कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है कि मतलब प्लेगरिज्म चेकर है या फिर डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। तो आपको ये सभी एक बार गो थ्रू कर जाना है। एक मैं सजेस्ट करूँगा कि हमारे एक शॉर्ट चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, आप उसको ज़रूर देखना। उसमें क्या है, उसमें काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर हैं प्लेगरिज्म चेक करके वो सभी ऐड किए हुए हमने। तो प्लीज़ आप उसको एक बार ज़रूर देखना। आपको अगर आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, तो आप क्वेश्चन आसानी से बना देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको यूजी नेट पेपर 1 की रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको सीखना है या कोई भी डाउट क्लियर करना है, तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। और यूजी नेट पेपर 1 की इन्फॉर्मेशन और कंटेंट वीडियो और लेक्चर के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।